नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, पिछला वीडियो हमने जो बनाया था वो बनाया था चुंबक के ऊपर, यानी कि चुंबक और विद्युत चुंबक, चुंबक किस तरीके से काम करती है, चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक कैसे बनाई जाती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल अपना पूरा खोलेंगे उसके बाद वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखो, बात जो आज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चुंबक के बारे में अपने अपने मत दिए थे, और आज जो बात कर रहे हैं वो इसके बारे में कर रहे हैं कि चुंबक, देखो भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो होती है वो किस तरीके से रोटेट होती है, किस तरीके से गति करती है, किस दिशा में जाती है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको समझाया कि आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का होगा, या फिर उसके फ्लक्स की दिशा है, जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। ठीक है, तो वो चीज हम समझेंगे। तो देखो भाई, एक एक चीज समझेंगे, हम कचरा नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, एक एक आदमी को लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक महान वैज्ञानिक को लेता हूं जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था भाई? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल को हम ले लेते हैं। तो मैक्सवेल ने अपने मत के अनुसार या अपने हिसाब से इसने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, या मैं कहूं कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के बारे में इसने दो मत दिए थे, अर्थात इसके दो नियम थे। कितने नियम थे भाई? दो। पहली बात क्लियर ये कि इसके दो नियम थे। अब देखो, पहला नियम क्या कहता है इसका और दूसरा नियम क्या कहता है। पहला नियम था दायां हस्त नियम, दायां हस्त नियम, या दायां हाथ का नियम भी आप कह सकते हैं इसे, दायां हस्त नियम, या फिर आप इसे दक्षिणा हस्त नियम भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप राइट हैंड रूल्स भी आप बोल सकते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स, या फिर कभी कभार डायरेक्ट मैक्सवेल रूल्स ही आ जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी देखो मैक्सवेल ने केवल राइट हैंड रूल्स दिया है, मैक्सवेल ने इसके बारे में कोई लेफ्ट हैंड रूल्स नहीं दिया। तो इसलिए ये जो दायां हस्त नियम है इसे मैक्सवेल रूल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि एक फ्लेमिंग था, उसने राइट हैंड भी दिया था और उसने लेफ्ट हैंड भी दिया था, जबकि यहाँ पे मैक्सवेल ने केवल क्या दिया था? राइट हैंड रूल्स। ठीक है, तो पहला नियम तो इसका ये था, जबकि दूसरा नियम और दिया था इसने, जिसे कार्क पेज के नाम से जाना जाता है, कार्क पेच नियम, कार्क पेच नियम। अब देखो, ये कार्क पेच नियम है, इसे इंग्लिश में कार्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रू रूल्स जो हो गया, तो कार्क स्क्रू रूल्स कह दो या फिर कार्क पेच नियम कह दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये दो रूल्स दिए थे। अब दोनों ही रूल्स को हमको समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। किस तरीके से समझेंगे? आराम से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं, मार्कर का इस्तेमाल मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, और अब मैं समझाने वाला हूं आपको दायां हस्त नियम। देखो, प्रैक्टिकली देखेंगे, हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सुनो, क्या बात कर रहा है? दायां हस्त नियम, मतलब दायां हाथ। ये लो जी, मेरा ये दायां हाथ है। ठीक है, ये दायां हाथ, 2.5 किलो का तो नहीं कह सकते इसको, जो भी है। तो ये जो दायां हाथ है ये मुझे कुछ इस तरीके से रखना है। देखो, यदि मैं इस तरीके से इस दायां हाथ को रख रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है, आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप नियम को केवल मैं समझाने के लिए ऐसे रख रखा हूं, क्योंकि भाई धारा की दिशा कहीं भी हो सकती है, फ्लक्स की दिशा कहीं भी हो सकती है। यदि हम जैसे कि मान लीजिए कोई चुंबक बना रहे हैं, तो उसमें चुंबक को अपन किसी जो भी हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ है, जैसे कि कोई भी मोटर है, तो उसको अपन किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो आपके आराम समझ में आएगा। देखो, ये क्या है? हाथ है। अब हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अंगूठा सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा में है, मतलब ऊपर वाली दिशा में। ये जो दिशा हो गई ना, समझिए इसको, ये जो दिशा हो गई, ये भाई साहब धारा की दिशा को दर्शाएगा। अंगूठा किसको दर्शाएगा? धारा की दिशा को। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। जबकि जो ये अंगुलियां हैं ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, इधर घूम रही है। जैसे जैसे मैं बंद करूंगा ये ऐसे मुट्ठी बंद हो जाएगी। सही बात है। तो ये जो अंगुलियां है ना,
ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को जो ये दिखा रहा है, ये कौन दिखा रहा है? अंगुलियां। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, छोटी सी बात है। अब आप कहोगे अच्छा तो हाथ को ऐसे रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखेंगे तो ये जो अंगूठा है ये अगर धारा की दिशा को दर्शा रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो अंगुलियां कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो रोटेशन, यानी कि ये वाली जो दिशा होगी ये दिखाएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सुनो, ये तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम हो गया कि बिल्कुल यदि हाथ को, अंगूठे को यदि आप ऊपर रखते हो तो इसकी जो, खैर चलो अंगुलियां मेरे से अच्छे से बनेगी नहीं जो भी है, पर मैंने ये बना दिया कुछ इस तरीके से, जो जैसे भी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलो अंगुलियां बन गई, ये अपना हाथ हो गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरीके से इधर घूम रहा है, ध्यान रखिए आप लेफ्ट हैंड मत समझ लेना, क्योंकि लेफ्ट हैंड उल्टी दिशा हो जाएगी। होता क्या है कि लेफ्ट हैंड जो होता है ना, इसमें धारा की दिशा, दोनों की दिशा धारा की तो समान आ रही है, किंतु जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसमें क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, और राइट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, इस तरीके से घूमने वाली, ठीक है। इस चीज को समझना है। तो ये नियम किसने दिया था? दायां हस्त नियम जो दिया था वो दिया था मैक्सवेल ने, क्लियर। अब देखो कार्क स्क्रू पेच नियम, अब ये नियम क्या है? देखो इसमें आपको लिख लेना है कि अंगूठा जो दर्शाता है, अंगूठा किसको दर्शाता है? करंट की दिशा को। हम कह सकते हैं कि ये धारा को दर्शा रहा है, जबकि यहां पे अंगुलियां जो है, अंगुलियां जो है ये भाई साहब किसको दर्शाएगी? ये दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो कार्क पेच नियम भी वही नियम है, वही चीज है, बात वही है, मतलब ये दोनों नियम एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, ये एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जैसा ये कर रहा है वैसा ये करेगा, बस ये नियम अलग अलग है। इसने कहा कि यदि आप एक स्क्रू लेते हैं, माना कि मैंने एक स्क्रू ले लिया, ये कुछ इस तरीके से, ये अपन ने क्या ले लिया, एक स्क्रू ले लिया, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है कि स्क्रू लेना है। अब स्क्रू आप समझते हैं कि क्या होता है, पेच, जिसे अपन कहते हैं पेच, ठीक है, कसते हैं ना, वही। तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, चलो इसकी ये चूड़ियाँ बन गई, ये चूड़ियाँ हम बना दिए इसके, ठीक है। तो इस तरीके से चलो ये बस काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो इसको समझो, इसको अपन किससे कसते हैं? इसको अगर टाइट करना हो कहीं भी, आपको ये जो स्क्रू है इसको यदि कसना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? स्क्रू ड्राइवर का, यानी कि जिसे अपन पेचकस भी कहते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। अच्छा आपको ये चीज़ तो मालूम है ना कि कार का स्क्रू जो होता है, जो भी स्क्रू होता है, या फिर जैसे कि बोल्ट काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि आपका ग्राइंडर हो गया, पत्थर काटने वाली जो मशीन है, इन सभी में उल्टा होता है, ये मार्कर में भी उल्टा होता है। देखो इस मार्कर में भी यदि मैं इसको खोलूंगा तो खोलने की दिशा तो ये होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब इधर खुलना चाहिए, जबकि नहीं खुलेगा, ये खुलेगा इधर, देखो इस दिशा में खुलेगा, मतलब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं ना ऊपर से, देखो इस तरीके से घुमा रहा हूं तो ये खुल रहा है, ये तो खुल रहा है, अन्यथा ये नहीं खुलेगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये उल्टा खुला है, ठीक है। जब कसना होगा तो जिस तरीके से अपन खोलते हैं, यानी कि पेज को खोलते हैं, तो उस तरीके से, तो कुछ चीज अपवाद है, कुछ उल्टे होते हैं, बाकी यहाँ पे अधिकांश तरह आप देखे होंगे बोल्ट टाइट करना हो या फिर पेज कसना हो तो हमें इस दिशा में घूमना पड़ता है, इस दिशा में। ये जो दिशा होती है इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज दिशा। कौन सी दिशा भाई? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? ये जो दिशा है ये क्लॉकवाइज दिशा है, यानी कि इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये बंद होगा, कसने में होगा, ठीक है। अब सुनो, ये कहता है कि जिधर स्क्रू कसा जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे वो कहाँ जाएगा, मान लीजिए अपन यही स्क्रू इस दीवार में ठोकना है, तो स्क्रू जो ठोकेंगे इसमें तो क्या होगा कि ये जो स्क्रू है इसकी दिशा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल कह सकते हैं अपन, इस तरीके से। अब ये जो है ये देखिए ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसकी जो धारा की दिशा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि हम कह सकते हैं
कि जो इसका नीचे वाला पिन होता है, जो पॉइंट होता है, वो धारा की दिशा को इंडिकेट करता है, यानी कि करंट की दिशा आपको ये दिखाता है। ये करंट की दिशा दिखाता है, तो ये जो यहाँ पे कसते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कसने वाली, ध्यान रहे इस चीज का कि आप ये ना सोचो कि देखो उल्टा मत कर देना, खोलने वाली दिशा जो होती है वो नहीं करना आपको, इसको बंद करने वाली दिशा यानी कि कसने वाली दिशा। तो ये जो दिशा है ये इंडिकेट करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मैं कहूंगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। अब आप कहोगे यार अभी तो आपने इसमें दाएं हस्त नियम में तो ये कहा था कि भाई ये दायां जो हस्त नियम है ये एंटी क्लॉकवाइज में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी इसमें तो, लेकिन इसमें तो ये क्लॉकवाइज में हो गई। अरे ये तो उल्टा हो गया, ये तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, आप तो गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, देखो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इसमें देखो ये अंगूठा जो है ना ये धारा की दिशा को दर्शा रहा था, तो अंगूठा फिलहाल इसकी दिशा क्या है, उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है। बात समझ में आई। लेकिन यहां धारा की दिशा कहां है, दक्षिण में, मतलब नीचे की ओर है। तो ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये उल्टा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। अभी इसको आप सीधा करो, अपने आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों नियम मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। एक था दायां हस्त नियम, एक था कार्क पेच नियम। तो दायां हस्त नियम में क्या कहा था, बस इतना सा याद रखना है कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है। कार्क स्क्रू नियम में क्या है, कार्क स्क्रू नियम में यह है कि जिस दिशा में स्क्रू को टाइट किया जाता है या कसा जाता है, आप लिख सकते हैं इस चीज को कि जिस दिशा में स्क्रू को कसा जाता है उस दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जहां पे यानी कि जिस तरफ उसका जो नुकीला भाग होता है वो किसको इंडिकेट करता है, वो धारा को दर्शाता है जो नुकीला भाग होता है। क्लियर ये बात मैक्सवेल की। मैक्सवेल का नियम मुझे लगता है कि बिल्कुल आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट नियम लेंगे वो लेंगे अपन फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम तथा दायां हस्त नियम, दक्षिणावर्त। ठीक है, जिसे अपन राइट हैंड रूल्स या लेफ्ट हैंड रूल्स कह सकते हैं। तो चलो मैक्सवेल की कहानी खत्म करते हैं यहीं पे और नेक्स्ट लेते हैं अपन फ्लेमिंग। अब देखो फ्लेमिंग जो था इसने भी दो नियम दिए थे। इसने कितने नियम दिए थे भाई, दो नियम। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। इसका एक नियम तो दक्षिणा हस्त नियम या फिर दायां हस्त नियम ये था, किंतु दूसरा जो नियम था वो कार्क स्क्रू पर नहीं था, इसने बायां हस्त नियम दिया था, वाम हस्त नियम। ठीक है, बायां हस्त नियम। अब इस नियमों में इन्होंने क्या कहा था, देखो सुनो। इसने राइट हैंड रूल्स और लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में ये कहा था, दोनों ही लगभग समान जैसे हैं, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। देखो इसने ये कहा था, फिर से मैं मार्कर को नीचे रखता हूं और आपको थोड़ा समझाता हूं। इसने कहा था कि आप अपने हाथ की पोजीशन कुछ इस तरीके से रखें। देखो इस तरीके से, ध्यान रहे ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। और अंगूठा और जो ये वाली अंगुली है जिसे हम तर्जनी कहते हैं, तर्जनी या फिर आप इसे प्रथम अंगुली भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रथम भी आ जाएगा, तर्जनी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली उंगली और अंगूठा के बीच भी कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो ये कहता है, ये क्या कह रहा है, समझना इस चीज को। ये दोनों हाथ, जैसे कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, इन दोनों के बारे में ही इसने बताया। किस तरीके से बताया, देखो ये कहता है कि जो ये अंगूठा होता है ना, ये वाला अंगूठा, बात को समझना, ये वाला जो अंगूठा है ये फोर्स की दिशा को दर्शाएगा, मतलब बल की दिशा, यानी कि कहां बल लग रहा है। ठीक है, कहां फोर्स लग रहा है, कहां ताकत लगाई जा रही है, कहने का मतलब। तो ये उसको दर्शाएगा, कौन दर्शाएगा, अंगूठा। एक एक चीज नोट करो, सुनो। मैं यहाँ पे दाएं हस्त नियम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया अंगूठा। भाई जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है ये किसको दर्शाएगा, फोर्स को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये बल की दिशा को दर्शाएगा। बल की जो दिशा रहेगी उसको कौन दर्शाएगा, अंगूठा। देखो दोनों में कॉमन है, अंगूठा यहाँ भी बल की दिशा को दर्शाएगा। मैं थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा लिख देता हूँ। तो यहाँ भी ये बल की दिशा को ही दिखाएगा, बल की जो दिशा रहेगी उसी को दिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो उंगली होती है, ये बीच वाली जो बड़ी, जिसे मध्यिका कहा जाता है या फिर इसे दूसरी उंगली आप बोल सकते हैं।
तो ये जो दिखाएगी ना, ये दिखाएगी करंट को। किसको भाई? करंट को। ध्यान से समझना, ये वाली करंट को दिखाएगी और ये वाली जो उंगली आप समझ गए होंगे किसको दिखाई है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये देखो मध्यिका किसको? करंट को, और ये किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये किसने कहा था? ये कहा था फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम ने, कि यदि अंगूठा बल की दिशा को दर्शा रहा है तो यहां पे जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाएगी, और जो मध्यिका होगी यानी कि मध्य वाली जो उंगली होगी वो किसको दर्शाएगी? करंट को। किंतु लेफ्ट हैंड में देखो कुछ फर्क नहीं है। इसमें ये फर्क है कि देखो यहां पे जो फोर्स है, जो बल है, वो यही दिशा में जा रहा है, ऊर्ध्वाधर जा रहा है। और ये वाला जो, जिसे अपन क्या कह रहे थे, ये वाली जो उंगली है तर्जनी वाली जो है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही थी। तो यहां भी अगर मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये वाली उंगली भी किसको दिखा रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये भी, तो दिशा दोनों की क्या है? समान है। अंगूठा यानी कि फोर्स की दिशा भी क्या है? समान है। किंतु ये वाली जो उंगली है मध्यिका, ये देखो इसकी दिशा इस तरीके से और इसकी दिशा इस तरीके से, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्यतकर्मानुपाती होती है, विलोमानुपाती होती है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में यही फर्क है कि ये जो तर्जनी अंगुली और अंगूठा है ये समान दिशा को दर्शाएगा, यानी कि राइट हैंड में भी वही दिशा होगी, लेफ्ट हैंड में भी वही होगी। किंतु यहाँ पे जो करंट की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यानी कि राइट हैंड में करंट की दिशा अलग होगी और लेफ्ट हैंड में उसके ठीक विपरीत होगी। बस इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि तर्जनी जो होती है, तर्जनी जिसे प्रथम अंगुली भी अपन कह सकते हैं, प्रथम अंगुली, ठीक है, या फिर आप इसे तर्जनी लिख लो। तो प्रथम उंगली जो है वो किसको दर्शा रही है? प्रथम उंगली दर्शा रही है आपके करंट को, करंट को यानी कि धारा को दर्शा रही है। और द्वितीयक जो अंगुली है जिसे मध्यिका कहा जाता है, ठीक है, द्वितीय जो अंगुली है वो आपके दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। कौन दर्शाएगी? द्वितीयक उंगली। बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है भाई। समझना क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको तो बस याद रखना है कि दायां हस्त नियम आए चाहे बायां हस्त नियम आए, बस हमें कुछ नहीं। अंगूठा तो दोनों में ही क्या रहेगा? बल की दिशा को दर्शाएगा। और प्रथम अंगुली जो रहेगी जिसे तर्जनी के नाम से जाना जाता है वो हमेशा और हमेशा किसको दिखाएगी? धारा को दिखाएगी। किंतु यहाँ पे प्रथम नियम और द्वितीयक नियम में धारा जो रहती है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि बदल जाती है, ठीक है। और द्वितीयक अंगुली ये जो है ये भी हमेशा किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, किस तरीके से धारा दिखाई जा रही है, किस तरीके से दर्शाई जा रही है। तो ये किसने कहा था? ये फ्लेमिंग भाई साहब ने कहा था, ठीक है। इसने कहा था, इस तरीके का नियम दिया था, ठीक है भाई। तो ये भी आपका मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं फैराडे का नियम, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखो समझना है एक एक चीज। दो अपने जो वैज्ञानिक थे वो कंप्लीट हो गए और उनके आराम से हमारे सारी चीज समझ में आ गई। अब देखो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत था वो क्या कहता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 नंबर पॉइंट की। तो 3 नंबर पे आ गया अपना फैराडे, ठीक है। तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत था वो क्या था, इसके बारे में समझते हैं। देखो फैराडे ने यह कहा था कि यदि आप किसी धारावाहिक चालक को, यदि आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में, माना कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझो इस बात को अच्छे से समझना है। मैंने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के 2 पोल बना दिए हैं, 2 क्षेत्र बना दिए हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2 ध्रुव तैयार कर दिए हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ें हम मोटरों में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि बीच में सॉफ्ट आयरन की कोई रोड लगा दी, या फिर मैं कह सकता हूँ मोटरों में इसे रोटर कहा जाता है, सॉरी आर्मेचर कहा जाता है। पर मोटरों में देखो ऐसा होता है कि एसी मोटरों में आर्मेचर बोलते हैं इसको, और डीसी मोटर जो रहती है उनमें रोटर कहा जाता है। उल्टा सीधा सिस्टम, वो हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कोई धारावाहक चालक है, तो ये फैराडे क्या बोल रहा था कि यदि किसी धारावाहक चालक को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र के बीच रोटेट कराते हैं, मतलब घुमाते हैं, ये कह रहा है कि यदि
यहां पे इस धारावाहक चालक को यदि आप घुमाते हो तो ये क्या करता है, ये चुंबकीय जो रेखाएं थी, भाई रेखाएं यहां से गुजर रही थी, है कि नहीं, क्योंकि एन वाली एस की तरफ जाएगी और एस वाली एन की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये गति करेगी। तो ये कह रहा है कि जो ये रेखाएं हैं इनका यदि इसके घूमने के कारण इनका छेदन होता है, इन रेखाओं को ये काटता है। इसमें क्या है कि छड़ें रखी जाती है जो कॉपर की होती है रोटर में, तो तिरछी रहती है, तो तिरछी होने के कारण क्या होता है कि वो तिरछी रहेगी और उसमें खांचे दिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही रोटर रोटेट करेगा, मतलब घूमेगा, तो होगा क्या कि ये इनकी रेखाओं का छेदन करेगा और उससे कुछ जनरेट होगा, एक बल जनरेट होगा जिसे हम ईएमएफ के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो इसने बस यही कहा था कि किसी भी धारावाहक चालक को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र के बीच यदि रोटेट कराते हैं तो वहां से ईएमएफ जनरेट होता है। ये किसने कहा था? फैराडे ने। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ईएमएफ जनरेट इसके अनुसार इस तरीके से होता है कि यदि आप दो ध्रुव ले लेंगे जो कि एक एन है एक एस है, उसके बीच यदि कोई भी धारावाहक चालक रख दिया, अब उसको गतिमान कर दिए, रोटेट कर दिए, तो उससे क्या होगा कि ये रेखाएं जो इनका छेदन होगा और छेदन के कारण क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। ये किसने कहा था? फैराडे ने। क्लॉज, खत्म कहानी। क्या? खत्म कहानी। यानी कि फैराडे ने बस इतना ही कहा था। अब सुनो, आगे पढ़ते हैं और थोड़ा आगे जो हम देखने वाले हैं आगे, वो हम देखने वाले। अब देखो, फैराडे ने एक बात और बोली थी कि इसमें जो भी ईएमएफ जनरेट होगा ना, इसमें माना कि ईएमएफ क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। तो ये ईएमएफ जो होगा, ये भाई साहब इसका जो फ्लक्स होगा, इसका जो भी फ्लक्स है उसका जो डिस्टेंस होगा, यानी कि अंतर होगा, ठीक है, दोनों का जो अंतर होगा उसके तो समानुपाती होगा, जबकि टाइम के ये ईएमएफ समानुपाती होगा। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि φ2 माइनस φ1 बट्टे में t। ये किसने कहा था? ये कहा था फैराडे ने कि इनका देखो, ये φ2 क्या है? फ्लक्स 2 है और ये है फ्लक्स 1। यानी कि मान लीजिए फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो 10 सेकंड में हो रहा है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो 0 सेकंड पे फ्लक्स क्या था और 10 सेकंड पे क्या था? उनका जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, वही यहाँ पे इनका अंतर माना जाएगा। यानी कि φ2 माइनस φ1 का जो मान आएगा वो आएगा इनका डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये कहता है कि जितना ज्यादा अंतर रहेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ बढ़ेगा। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि शुरुआत में जैसे कि इसका फ्लक्स क्या है? 0 है, ठीक है। अब इसका जो मान है, फ्लक्स का मात्रक वैसे वेबर होता है, ध्यान रखना इस चीज का, वेबर होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो 0 से जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 पे पहुंच गया 10 सेकंड में, तो पहले तो 0 से 10 पहुंचा, फिर 100 पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 10, जबकि यहाँ डिस्टेंस कितना आ रहा है? 100, ठीक है। तो देखो, अंश के अंदर कोई भी संख्या जो बड़ी होती है तो मान भी क्या आता है? बड़ा। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो ईएमएफ का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई होगी कि ईएमएफ का मान भी क्या होगा? ज्यादा। जितना ज्यादा फ्लक्स यहाँ पे करेक्ट होगा उतना ही ईएमएफ यहाँ पे बढ़ेगा। दूसरी बात ये कहा था कि ये जो टाइम होता है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि टाइम बढ़ेगा, समय अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? आप समझ सकते हैं इस चीज को कि यही चीज, जैसे कि 0 से 10 पहुंचने में मात्र 5 सेकंड का समय लिया जा रहा है, तो ईएमएफ ज्यादा होगा। और यदि 0 से 10 पहुंचने में ये 20 सेकंड का समय ले रहा है, कितने सेकंड का? 20 सेकंड का समय ले रहा है, तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। यानी कि भाई साहब 20 सेकंड का ये समय ले लिया फ्लक्स जनरेट, 10 वेबर फ्लक्स जनरेट करने में, तो समय अगर ज्यादा लग रहा है तो ईएमएफ की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि टाइम के व्युत्क्रमानुपाती और फ्लक्स परिवर्तन के क्या होगा? ये समानुपाती। तो ये चीज आपको लिख लेनी है कि ईएमएफ जो इसमें जनरेट ईएमएफ होता है, फैराडे के नियम के अनुसार जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स परिवर्तन के तो क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा, तथा टाइम के क्या रहेगा? यानी कि समय के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लो आराम से वीडियो को पॉज करके। चलो, अब जो नेक्स्ट नियम अपन देखेंगे वो देखेंगे अपन लेंज का नियम, कि लेंज ने क्या नियम दिया था, ठीक है। देखो भाई, इसको हम मिटा देते हैं। अब लेंज जो भाई साहब थे उन्होंने भी कुछ अपना मत दिया था और वो कुछ इस प्रकार था, इसको मैं बने रहने देता हूं, ये काम आएगा अभी, ठीक है। देखो, लेंज जो था इसने कहा था कि यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे धारावाहक, मैं थोड़ा सा इस फ्लेमिंग को बीच में घुसेड़ रहा हूं, कारण है उसका ये
फ्लेमिंग के नियम के अनुसार यह था कि भाई जब दो ध्रुव हैं एन और एस और उनके बीच यदि किसी चालक को रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है या चलित किया जाता है या गतिमान किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट। ईएमएफ क्या होता है, जनरेट। अब मैंने विद्युत के प्रभाव पढ़ाए थे, वो वीडियो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, ठीक है। आप शुरू से कंटिन्यू एक एक वीडियो देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी आपकी देखो, पिछले वाले जो वीडियो थे अपने मतलब 3 लाख प्लस व्यू भी जा रहे थे वीडियो, ठीक है। तो वो थी बात लगभग आज से 4 साल पहले की, ठीक है, जब वैकेंसी भी आई हुई थी। और आप देखो उसमें कमेंट्स आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में यार जो पढ़ाया हुआ है वो वास्तविकता में काम का है, ठीक है। काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। आप जैसे कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा भावुक तरीके से कमेंट्स कर देते हैं तो उन्हें देख के लगता है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आगे भी जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना वीडियो में बनाओ। लेकिन आप भी समझते हैं कि समय का थोड़ा अभाव होता है, मेरे को ड्यूटी भी जाना पड़ता है, मेरे को वीडियो भी बनाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। देखो भाई, तो लेंज ने ये कहा था कि जो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी धारावाहिक चालक में यदि ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यानी कि इसमें से यदि धारा गुजर रही है तो ये कुछ क्षेत्र तैयार करते हैं। जो क्षेत्र हमने पढ़ रखे हैं कि एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, एक ऊष्मीय क्षेत्र तैयार करता है, इस तरीके से ये क्षेत्र क्रिएट करता है, ठीक है। अपने आप क्षेत्र तैयार हो जाता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है, एन और एस ध्रुव के कारण। तो बस यही चीज ये कह रहा है, लेंज ने यही बताया है कि इनके कारण इसमें क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ। अब ये जो ईएमएफ है ना, ये अपना ही एक अलग अलग क्षेत्र तैयार करेगा, यानी कि ऊष्मीय क्षेत्र भी तैयार करेगा और ये वाला ईएमएफ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र भी तैयार करेगा। अगर ये चीज आपने समझ ली तो बस हो गया काम। ये कह रहा है कि देखो पहले से इसमें विद्युत जो जनरेट हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही तैयार थे, किंतु यहां पे ये रोटर को घुमाने से ईएमएफ जनरेट हुआ और एक और चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो गया जो कि इस ईएमएफ के कारण हुआ। वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यानी कि जो हमें पैदा किया उसी को हम मार रहे हैं। तो बस यही इसमें है। ये यहां पे देशद्रोही है, ये है ना। कैसे देशद्रोही का मतलब, मैं थोड़ा ये मजाक में बोल रहा हूं, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जिसके कारण पैदा हुआ था ना उसी का विरोध कर रहा है। अरे जिसने इसको खड़ा किया ये उसी का विरोध कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये चुंबकीय जो क्षेत्र है और ये चुंबकीय एन ध्रुव है। अब यहाँ क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हो गया। ईएमएफ जनरेट हो गया तो यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा और वो चुंबकीय क्षेत्र जो तैयार होगा वो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। क्योंकि जब एन चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा तो एन का विरोध करेगा, एस इधर आएगा तो एस का विरोध करेगा। तो ये किसने कहा था? लेंज ने कहा था। ये लेंज ने कहा था कि जिस कारण से चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ उसी का विरोध करने लग जाता है जिसके कारण वह पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको लिख लेना है कि किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ या उत्पन्न ईएमएफ उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। ये किसने दिया था? लेंज ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं, बाकी जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।